दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू यानी चौथा नुक्ता नज़र। दोस्तों, आज कुछ ख़ास ख़बरों का विश्लेषण करते हैं, कोशिश करते हैं उन्हें समझने की कि इन ख़बरों के पीछे का मंजर क्या है और मकसद क्या है। एक बड़ी ख़बर यह है, मेरे ख़्याल से इस वक्त में सबसे बड़ी ख़बर होनी चाहिए कि मोहन भागवत जी मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात करके सौहार्द की बात कर रहे हैं और शांति और अमन की बात कर रहे हैं। ये एक बड़ी ख़बर है, मगर पशे पर्दा और सरे पर्दा पर ज़रूर बात करेंगे। दूसरी बड़ी ख़बर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, जिसमें ये कहा गया है कि नफ़रत फैलाने यानी हेट स्पीच का सबसे बड़ा माध्यम जो है वो टेलीविज़न इंडस्ट्री, न्यूज़ इंडस्ट्री जो टीवी पर चलती है वो बन गई है। दोस्तों, वैसे तो ये पहली बार नहीं कहा गया है, इस तरह के कमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी दिए हैं और अब भी कहा गया है, मगर इसका कुछ असर दिखेगा, कोई रेगुलेटरी बनेगी और बनेगी तो उससे नफ़ा और नुकसान किसका होगा, इस पर भी बात करेंगे। पीएफआई पर ईडी की जो छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो भी एक मुद्दा है। इस पर बिल्कुल हम किसी ऐसी संस्था का कोई समर्थन नहीं करते हैं जिसमें गैर कानूनी कुछ भी पाया जाए या गैर कानूनी काम करती हो, मगर इसके पीछे हम कांग्रेस काल से लेके अभी तक कुछ विशेष बात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो मेरे ख़्याल से ये इतना काफ़ी हो जाएगा इन तमाम बातों के लिए, मगर फिर भी मैं चूँकि थोड़ा थोड़ा करना चाहता हूँ तो एंड में एक और चाइना की तरफ से ख़बर बताते हुए इस प्रोग्राम का को हम ख़त्म करेंगे। हम शुरू करते हैं मोहन भागवत साहब के उस मिलन से जो कि एक संदेश दिया जा रहा है कि भाई इस वक्त देश के लिए ज़रूरी है कि अमन की बात की जाए, मुस्लिम और हिंदू जो है वो आपस में एक यकजहती की बात करें। मोहन भागवत साहब का जो स्टेप है हम उसका खैर मकदम करते हैं, मगर इसके पशे पर्दा समझने की कोशिश करते हैं या अपने डाउट की कोशिश करते हैं, या मैं समझ लीजिएगा मेरी अपनी राय है। ये कई बार मोहन भागवत साहब इस तरह का काम करते रहे हैं। यूपी में भी मुस्लिम रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकात हुई, फिर बाद में उन रहनुमाओं को ही गिरफ़्तार कर लिया गया, तो ये भी देखने को मिला है। यहाँ 84 कोसी यात्रा भी हमें याद है, मुलायम सिंह के साथ बंद कमरे में मोहन भागवत साहब की मीटिंग, फिर 84 कोसी यात्रा, फिर जो है 2013 के दंगे, सब कुछ जो है वो ज़मीन पर मौजूद है। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि देखिए, हमने कहा कि हम खैर मकदम करते हैं कि इस तरह की यकजहती की बात की जाए, मगर बात यहीं तक ख़त्म हो तो कोई बात है। मैं बड़ी इत्मीनान और बड़ी सूझबूझ के साथ ये बात कह रहा हूँ कि आरएसएस ने एक नीति अपनाई है, जो नीति युद्ध में चाइना अपनाता है। वो 3 कदम आगे बढ़ता है और बिना लड़े ही फिर 2 कदम पीछे हट के 1 कदम अपने कब्ज़े में कर लेता है और फिर दोबारा से 3 कदम आगे बढ़ने की तैयारी करता है। मैं ये समझता हूँ कि जो आरएसएस की स्ट्रैटेजी है मुझे अभी तक सीधे नज़र आ रही है कि वो 3 कदम आगे बढ़ती है और सिर्फ 1 कदम पीछे हटती है, 2 कदम वहीं के वहीं रह जाती है। तो ये लगातार पिछले 8-10 सालों से हमको देखने को मिल रहा है ये कार्रवाई कि एकदम सब चीज़ें उरूज पे आ जाती हैं, नफ़रतें फैल जाती हैं, टेंस हो जाता है माहौल, फिर उसको थोड़ा ठंडा किया जाता है और फिर वहीं से ज़ीरो से फिर गिनती शुरू की जाती है। अलबत्ता यहाँ पर बिल्कुल, चूँकि जिस तरीके से चाइना धीरे धीरे अपने दुश्मनों को तोड़ता है और फिर वो उतने पर ही चलो जाने दो करके समझौता करते हैं और फिर उसके बाद अगला कदम फिर 3 कदम बढ़ने का होता है। ठीक, मतलब बात बड़ी सीधी सी है कि आज सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में ये हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट में जो डिफरेंसेस और टकराव की स्थिति है वो नज़र आने लगी है। अब से पहले लेस्टर में आपने देखा जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम में ये कहा नहीं जा सकता कि वो इंडियन तो शायद मुस्लिम नहीं थे, मगर वो पाकिस्तानी थे या कहाँ के थे, कौन थे, पूरी डिटेल अभी सामने नहीं आई है। ज़्यादातर उनमें पाकिस्तानी लोग थे जिन्होंने एहतजाज किया, जिन्होंने जो है जो आपस में टकराव हुआ, दोनों फरीकों में से लोगों को बंद किया गया, वो
ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो है उसको हैंडल कर रही है, वो एक अलग मुद्दा है, मुझे उस पर कुछ भी नहीं कहना है। उसके बाद साध्वी ऋतंबरा पहुंची बर्मिंघम। वहाँ जाने के बाद एक मंदिर में, एक कम्युनिटी सेंटर में इनको जाना था। वहाँ पर भारी एहतजाज हुआ और वहाँ पर भी हंगामा आराइयाँ की गई। शायद वो जो वहाँ पर होना था प्रोग्राम वो हुआ या नहीं हुआ। कुछ का दावा है कि थोड़ा बहुत हुआ, कुछ का दावा है कि नहीं हुआ है। तो इस तरह की जो विरोध की नीति, हिंदू और मुस्लिम की टकराव की स्थिति दुनिया में बनने लगी है, ये ख़तरनाक है। आज ये मत भूलिएगा कि अफ्रीकन देशों से लेकर तमाम यूरोपियन और मुस्लिम कंट्रीज़ में भी तमाम हमारे हिंदुस्तानी, मैं हिंदू मुस्लिम की बात बाद में करूँगा, हमारे हिंदुस्तानियों की भारी तादाद मौजूद है। और जिस तरह की बात, सवाल ये उठता है कि यहाँ से जो ख़बरें दुनिया में प्रसारित हो रही हैं और जो हेट स्पीच जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर कंट्रोल करना चाहिए, जिस तरह के बाकायदा ओहदेदारान और रेस्पेक्टेड सीट पर बैठे हुए लोग सीधे धमकी देते हुए उनके फ़ोटो छापे जाते हैं और वो ऐसी धमकी देते हैं जैसे कोई दुश्मन देश के नागरिकों को या फ़ौजों को धमका रहा हो। अपने ही नागरिकों के साथ हिंदू और मुस्लिम करके अगर ये धमकियाँ दी जा रही हैं तो ये पैगाम विदेशों में पहुंच रहा है। ये बात अलग बात है कि मैं इस पर बात करूंगा, ये विदेशों में टकराव हमें देखने को मिलना शुरू हो गया है और धीरे धीरे ऐसा ना हो कि ये पूरी दुनिया में फैल जाए। सवाल ये सही बात है कि जितने हम लोग भारत में रहते हैं ये हमारे लिए बहुत मुश्किल का कारण नहीं बन सकता, मगर हमारे ही भाई, हमारे ही बहन, हमारे ही बेटे, हमारे ही रिश्तेदार विदेशों में रहते हैं। शायद हम उनके लिए कोई मुश्किल पैदा कर रहे हैं। अब वो अलग बात है कि हम उनकी परवाह किए बगैर अपने उस एजेंडे को, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं हेट स्पीच और हेट स्टेप, उनको उठाते हुए अगर हम लोग जो है बाकायदा आगे ही बढ़ रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। मैं फिर से मोहन भागवत साहब के उस जो इलियासी साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई है या फिर वो उनकी होती रहती है, वैसे भी होती रहती है, वो सब कहानियाँ मुझे पहले से भी पता है, उस पूरे संगठन का भी पता है। इसमें एक नया मोर्चा जो है वो तैयार किया जा रहा है कि भाई ये नहीं, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, और ये हम बात मान सकता है, वो नहीं मान सकता। ये सब चीज़ें भी चल रही हैं पशे पर्दा, वो भी देखी जाती है। ये पक्ष मैं कह रहा हूँ कि 3 कदम आगे बढ़ना, 1 कदम पीछे हटना और फिर 3 कदम आगे बढ़ना, 2 कदम को अपने पास रख लेना की नीति, मेरे ख्याल से हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। मैं जानता हूँ, देखिए आप भी जानते हैं, आप तमाम लोग ये बात जानते हैं कि यहाँ भारत में हमारी सरकार है जो जहाँ पर पूरी तरह से सब कुछ कंट्रोल में है और सत्ता में अगर किसी, मतलब मैंने हमारी सरकार के, ये आप याद रखिएगा ये बात, हमने अभी तक 80 के दशक तक आते हुए देखा है अफ्रीका को चंद पुर्तगाली जिनकी तादाद मुट्ठी भर थी, और अब साउथ अफ्रीका एक बहुत बड़ा देश था, वहाँ के 95% या 90% जो शियाफाम लोग हैं वो बाकायदा नेल्सन मंडेला की क़यादत में लड़ते रहे, मगर वो उनको हटा नहीं सके जब तक अंतर्राष्ट्रीय दबाव और सब चीज़ें जो है उसमें शामिल नहीं होगी। साउथ अफ्रीका को वो आज़ाद नहीं करा पाए, उनको, उनके साथ मिसबिहेव वो लोग करते रहे सब चीज़ें। यानी कि जिसके हाथ में ताकत होती है, सत्ता होती है, फौज होती है, उनकी तादाद इतनी सी भी हो तो वो बहुत बड़े क्राउड को जो है हैंडल भी कर सकती है, कंट्रोल भी कर सकती है, जो कि मुसलमानों के साथ हो रहा है या हो जाएगा या हो सकता है। उनसे कोई खतरा होने की संभावना हो ही नहीं सकती, क्योंकि सरकार मुसलमानों, मत माफ़ करना, आर्मी चीफ कोई मुस्लिम नहीं है, प्रधानमंत्री जो है कोई मुस्लिम नहीं है, जितने आईएएस हैं उनमें 99.9% जो है मुस्लिम नहीं है, जो सत्ताएं चलाते हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, जो ये सब कुछ है। एक तरह से ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर बिल्कुल आखिरी पायदान की तरफ धकेला जाएगा तो ये खबरें बनेगी और ये खबरें दुनिया में भी फैलेंगी। माफ़ करना, यॉर्कशायर या लेस्टर और बर्मिंघम में जो विरोध करने वाले लोग थे, हम उनका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। भारतीयों के, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर किसी भारतीय के ख़िलाफ़ कोई पाकिस्तानी या कोई भी तानी अगर उनके साथ एहतजाज करता है, उनके ख़िलाफ़ काम करता है, तो एज ए भारतीय मुस्लिम हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। और माफ़ कीजिएगा, मैं आपको ये बता दूं कि हम आप
फौज के डर से, इस वक्त दबे हुए कुचले होने के डर से, हमारे सर पे जूते की नोक रख के रगड़े जाने के डर से जो रगड़ी जा रही है, मगर हम उससे डर नहीं रहे हैं। ये देश हमारा है, आप भाई हमारे हैं, सब भाई हमारे हैं, हमको मिल के रहना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, जिसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो आना शुरू हो गए, ये आप जानते हैं। अभी वर्ल्ड बहुत तेज़ी से बदल रहा है, मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ। देखिए दोस्तों, माफ़ करना, मैं आपको एक बात और बताता चलता हूँ। आप पिछले 10 साल से मेरे प्रोग्राम्स देख रहे हैं, मैंने कभी आपको गुमराह नहीं किया। दुनिया के बारे में जैसा विश्लेषण होता है, जो सच्चाई होती है, मैं आप तक पहुँचाता हूँ। वो आपको अगले दिन ज़मीन पर दिखती है, या 1 साल बाद, या 2 साल बाद, या 3 साल बाद, वो सब कुछ आपको नज़र आता है। कम से कम मैं गुमराह आपको नहीं करता हूँ। तो जो सूरत हाल, चाहे वो कानून बनाने को लेकर हो, चाहे फिर वो मदरसे को लेकर हो, चाहे वो फिर नकाब और हिजाब को लेकर हो, चाहे वो फिर जिस तरह की बयानबाजी, मतलब कार्रवाई को, उसी चीज़ को अगर बहुत प्लेजेंट तरीके से पेश कर दिया जाए तो शायद टकराव ना हो, मगर चूंकि मकसद टकराव पैदा करना है, कार्रवाई नेगेटिव है कि नहीं ये बाद की बात है, मगर सिर्फ टकराव पैदा करना है। इस सिचुएशन को तमाम दुनिया देख रही है, चीज़ें समझ रही हैं। अलबत्ता ये तो बात एक पक्ष की हो गई, मैं दूसरे पक्ष की भी बात कर लेता हूँ। दूसरे पक्ष की बात यह है कि मैंने हमेशा 10 सालों से मुसलमानों से गुजारिश की है, आपको होश के नाखून लेने चाहिए। आपने बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं, वो जो आगे आपको नहीं करनी चाहिए। ये किसी के डर, भय और दहशत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हिकमत अमली की बात कर रहा हूँ, चीज़ों की बात कर रहा हूँ, जिसको शायद मेरी व्यूवरशिप इसीलिए ना के बराबर है, और ये एपिसोड भी कोई बहुत ज़्यादा देखे जाने वाला नहीं है, क्योंकि जब वो एक कहावा होता है ना, बुरा वक्त होता है तो ऊँट पे बैठे हुए कुत्ता काट जाता है। तो जब बुरा वक्त होता है तो ऐसे ही होता है, किसी की कुछ समझ में नहीं आता है और सब वैसे ही चलता रहता है। जैसे ये ए पक्ष नहीं मानता, वैसे ही बी पक्ष भी नहीं मानता है। सवाल ये है कि मैं उस पक्ष की बात ज़रूर करूँगा। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि कागज़ी कार्रवाई, सिस्टम में शामिल होना, सिस्टम को अडॉप्ट करना, और पहले दिन से हमें अलग से सारी चीज़ें नहीं चाहिए होने के बावजूद, हमको मुझे लगता है कि जो प्रावधान अभी भी हैं और ज़्यादा खुलकर उसको इंटीग्रेट करवाना था कि ये पक्ष हमारा है, ये भी सबके साथ भी होना चाहिए। आप सबके साथ भी करो, हमारे साथ भी करो, और इसमें हमें अलग से संस्था चलाने की, अलग से सारी चीज़ें करने की, अलग से हमको बिल्कुल सेपरेट यानी पैरेलल चीज़ों को चलाने की ज़रूरत शायद नहीं थी, बल्कि इसी मौजूदा कानून में उन व्यवस्थाओं को बिल्कुल कानूनी तौर पर लागू करवा देना चाहिए था। उनको बाकायदा आर्टिकल बनाने चाहिए थे, जिनको हम पर्सनल लॉ के तहत लाते हैं। वो कानून का हिस्सा ही होते तो पर्सनल लॉ का मतलब ही नहीं होता। और पर्सनल लॉ बिल्कुल आपको एक क्लोज में, एक छोटे से क्लोज में अगर आपको कह दिया जाए कि ठीक है आप अपने सेंटिमेंट के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, फिर उसमें तब्दीलियाँ लाई जाती हैं, फिर वो उसका जो है अलग तरह से व्याख्या होती है, और जिसका बहुत सारे लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते रहे हैं। यही वजह है कि अगर सब कुछ एक ही किताब के दायरे में लिखवा दिया गया होता, या एहतजाज उसके लिए होता, या मांग उसके लिए होती, तो शायद इसलिए जायज़ थी कि इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होते, सेपरेशन नहीं होता, इंटीग्रिटी बढ़ती। और हमें इंटीग्रिटी के अलावा कोई रास्ता इस देश के पास नहीं था, ना हिंदू भाइयों के पास, ना मुसलमान भाइयों के पास, कि वो आपस में इंटीग्रेट हों और अपनी अर्थव्यवस्था को चलाएं, जो कि नीचे जा रही है। डॉलर कहाँ जा रहा है? देखिए, कुछ बयानात आ रहे हैं कि फॉरेन फंडर आ रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ये सब अफसाने हैं, ये सब न्यूज़ बनाई जाती हैं। कैसे बनाई जाती है सब जानते हैं, इनमें सच्चाई बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है कि आज पीएफआई के अलावा इससे पहले अनेकों मुस्लिम संगठन बनाने की कोशिश की गई, जिनको बहुत ट्रांसपेरेंटली बनाया भी जाना चाहिए था। उनके डोनेशन सिस्टम को बहुत ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, यानी कि एक एक चीज़ को सिस्टम में ला के, सिस्टम की मॉनिटरिंग में करा के, उसको हर छठे महीने, एक साल में वेरिफिकेशन करा के, खुद ब खुद आगे बढ़ते हुए अगर किसी सिस्टम को आप चलाते और देश में अलग सेपरेट के बजाय इंटीग्रिटी के साथ अगर इसको लेके बढ़ते, तो आप कामयाब हो सकते थे। कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने तो एक कार्रवाई की है। इससे पहले जितनी संस्थाएं बनी हैं, जितने संगठन बने हैं, जिन्हें आतंकवादी कह के ही गिरफ्तार किया गया और किसी को सज़ा नहीं दी,
इक्का दुक्का अगर मामलों को मैं छोड़ देता हूँ, किसी को 22 साल के बाद, किसी को 25 साल के बाद, किसी 30 साल के बाद जवानी में गिरफ्तार किया और बूढ़ा करके छोड़ दिया, और कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ये दर्दनाक स्थितियाँ अगर गुजरी हैं तो इसमें सिर्फ कांग्रेस सरकार, पिछली सरकारें, मौजूदा सरकार जिम्मेदार नहीं, बल्कि मुस्लिम रहनुमा और उनकी ज़िद भी इसकी ज़िम्मेदार है। न जाने क्यों हर चीज़ को एक सेपरेट नज़रिए से देखना चाहते हैं। सुलझी हुई लीडरशिप क्यों आपके पास नहीं है, अफसोस की बात है। चूँकि आप लोगों की प्रॉब्लम ये है, तमाम, चाहे बड़े सगीर की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, ये तमाम मुसलमान हर बार किसी भी बात को, मतलब अफसोस की बात यह है कि ये अमेरिकनों की ग़ुलामी करेंगे, ये ब्रिटिश की ग़ुलामी करेंगे, और जो डायरेक्टली अपने आप को मतलब एंटी मुस्लिम कहते हैं उनकी भी ग़ुलामी करेंगे। मगर जब इनको अपना कोई कायद, चाहे वो इनको अपना पत्रकार चाहिए, वो भी इनको कम से कम जो है वो किसी मतलब वली से कम नहीं होना चाहिए। जब इनको कोई नेता चाहिए तो उसको भी जांच परखेंगे, वो भी किसी वली अल्लाह से कम नहीं होना चाहिए। मतलब जब इनको अपना चाहिए, अपने बीच से कोई रहबर चाहिए या जर्नलिस्ट चाहिए या फिर कोई स्पीकर चाहिए या फिर कोई रहबर चाहिए, तो वली से कम नहीं चाहिए। जो लोग वली होने का ढोंग करते हैं, दाने बांटते हैं तस्बीहों के, 70 सालों से दुआओं के ज़रिए आपको पूरी दुनिया को फतेह करवा रहे हैं, आप उनके चुंगल में अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। मेरे जैसों के ख़िलाफ़ आप पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। देखिए, मैंने बंटवारे की बात पहले से कर दी थी, उसे समझाने की कोशिश की थी। आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक अलग नौइयत की बात है कि स्थितियाँ अगर हिंदू मुस्लिम टकराव, चाहे वो अफ्रीका में हो, ब्रिटेन में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, तमाम भारतीय मुसलमानों को उसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि वो सिर्फ यूएनओ में आपकी बात उठाने की बात कर सकते हैं, अपन विदेशों में अपने लिए टकराव पैदा कर सकते हैं जो हमारा देश नहीं है, जिसके होने ना होने से भारतीय मुसलमान का ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है। अलबत्ता अपनी राष्ट्रीय नीति को और आइसोलेट होने के डर से अगर मोहन भागवत जी मुस्लिम रहनुमाई को अपने पास लाते हैं तो उन्हें मैं मना नहीं करता हूं, मगर सतर्क रहना चाहिए। यार, ये नहीं होना चाहिए। कम से कम उन रहनुमाओं से मैं अपील करता हूं कि आप जो भी बात करें, सौहार्द की बात करें, एकता की बात करें, बिल्कुल कंक्रीट करें। मगर ये जो 2-3 कदम आगे बढ़ना और सिर्फ 2 कदम पीछे हटना और फिर 3 कदम आगे बढ़ने का खेल है, ये अब बंद किया जाए, क्योंकि ये अब हमारी भी बर्दाश्त के बाहर होता चला जा रहा है। ये तमाशा बंद करें। बेसिकली हकीकत में इस देश में अमन लाने की बात करें। मैं अगर इस वक्त गांधी के उस तमाम भारत को देखने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं यहाँ से सोचता हूँ कि वो एक शांति का पुजारी, एक वो शांति का पैगाम देने वाला जो अफ्रीका से लेके और पूरी दुनिया में जिसके स्टैचू लगाए जाते हैं, जिसकी विचारधारा को माना जाता है, आज अगर उसकी विचारधारा को मैं देखता हूँ तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफ़ी है कि हेट स्पीच हमारे नेशनल टेलीविज़नों पर बाकायदा सुबह से रात तक हर भाषा अनग्रल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप किसी भी जो पहले से गाइडलाइन बनी हुई है, मैं बताना चाहता हूं, जो पत्रकारों के लिए जो पहले से गाइडलाइन है, उसमें प्रावधान है कि आप अगर दंगा भड़काने जैसी चीज़ें, हेट स्पीच जैसी चीज़ों को अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। मगर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अब ये एजेंडा है और इस एजेंडे के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो विदेशों में भी आने लगे। इसीलिए देश में थोड़ा सा इसको जो है 3 बढ़ने के बाद 1 पीछे हटने वाली कहानी जो चल रही है। ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये आप बहुत खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। किस खतरे की? कोई भारतीय मुसलमानों से आपको खतरा नहीं है, भारतीय मुसलमानों के संगठनों से आपको खतरा नहीं है। आपको बेसिकली जो दुनिया में आपके हमारे जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी हमारे लोग हैं और इवन हमारे व्यापार हैं, हम नॉर्थ कोरिया की तरह, सिर्फ नॉर्थ कोरिया को भी कम से कम चाइना और रशिया जैसे देश जो है वो भारी भरपूर खाद्यान्न से लेके हर चीज़ मुहैया कराते हैं तो जिंदा है। मगर एक चीज़ आप समझिए ना, हम भारत के अंदर मस्जिदों को, मुसलमानों को, चर्चों को, ईसाइयों को लगातार टेलीविज़न से लेके ज़मीन तक टारगेट करेंगे और फिर हम उम्मीद करेंगे कि दुनिया में देख, हम तो, मैंने कहा हम तो भारतीय हैं, हम क्या कहेंगे। मगर मुसलमान सिर्फ भारतीय नहीं है,
और जो मस्जिदों के या धर्म के खिलाफ कार्रवाइयों पर विदेशों में जो रिटेलिएट होगा वो उनके अपने धर्म से मुताल्लिक है, हमसे मुताल्लिक नहीं है, क्योंकि उनके भी, वो भी ईसाई है, वो भी मुसलमान है, जो हमारी वजह से नहीं है, हम उनकी वजह से नहीं है, वो हमारी वजह से नहीं है। मगर आप सिर्फ भारत में अपने देश के नागरिकों को उनके धार्मिक तौर पर जिस तरीके से टारगेट कर रहे हो, आप पूरी दुनिया से जो है वो चुनौती दे रहे हो और चुनौती ले रहे हो सकता है, आज मैं नहीं जानता कि हो सकता है आरएसएस को पता हो या सरकार को पता हो कि आज हम इतने ताकतवर हैं कि हम पूरी दुनिया को धर्म के नाम पर, ईसाई और मुसलमान के नाम पर पूरी दुनिया को चुनौती दे सकते हैं। तो फिर दीजिए, कौन मना करता है आपको, कौन मना करता है? हम नहीं कहते हैं, वो तो आपकी मर्जी है। हो सकता है आपने जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इस टेलीविज़न इंडस्ट्री के ज़रिए जो आप फैला रहे हैं, मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे, सो कॉल्ड तथाकथित पढ़े लिखे, क्योंकि देखिए मैं एक बात पहले भी कह चुका हूँ, अगर गलत किताबों को, घटिया साहित्य को, झूठ और फ्रेब और मनगढ़ंत षड्यंत्र को अगर आप पूरी की पूरी लाइब्रेरी पढ़ लोगे तो इसका मतलब है कि और ज़्यादा आप खतरनाक हो गए, क्योंकि आपने षड्यंत्र, झूठ और फ्रेब की जो कहानियाँ पढ़ी हैं वो इतनी ज़्यादा झूठी पढ़ ली है कि अब दुनिया और समाज के लिए आप खतरा बन गए हो। तो ये किताबें, ये झूठ पढ़ने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता। और मैं जो देख रहे होंगे उनको ख़ास तौर से बता रहा हूँ, जितने तुम पढ़े लिखे हो, मैंने कई बार चुनौती दी है, फिर भी बताता हूँ, समझ लीजिएगा। आपको कुछ भी नहीं पता है। आपकी सोच को आप लोगों के बीच बैठकर आपसे बात करके जो मैं पता चलाता हूँ, मुझे पता चलता है तुम्हारी सोच कितनी है, तुम्हारी जानकारी कितनी महदूद है। तुम्हारी जानकारी इतनी महदूद है, यकीन मानो कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम एक 10 साल के बच्चे से बड़े नहीं हो। भले ही तुम अपने आप को बहुत बड़े दुनिया के ज्ञाता समझ रहे हो, मेरी नज़र में तुम एक छोटे 10 साल के बच्चे हो जब तुम तमाम डिग्रियाँ ले लेते हो। तब सबूत यह है कि 10 सालों के अंदर मैं दुनिया के वाक़यात, मूवमेंट और तमाम चीज़ें आपको बताता हूँ, आपको समझ नहीं आता, मगर वही होता है जो आप देख रहे हो। आगे भी आपको बता दिया था, बता चुका हूँ, आगे भी बताता रहूँगा, और आप वो सब ज़मीन पर देखोगे। याद रखिएगा ये बात। मैं सिर्फ पत्रकारिता नहीं कर रहा हूँ, मेरे इस पीरियड में, ख़ास तौर से पिछले 4-5 साल के पीरियड में मेरे अनुभव इतने ज़्यादा ख़राब हैं, इतने ख़तरनाक हैं, मैं कहूँ कि मैं ये सब नहीं झेल रहा हूँ, ये मुमकिन नहीं है। हर मोर्चे पर मैंने कोशिश की भाईचारे की, मैंने कोशिश की मोहब्बतों की, अब भी कर रहा हूँ, करता रहूँगा। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग एक ठीक रास्ते पे जाएं, विकास के रास्ते पे जाएं, चूँकि आने वाली जो स्थितियां हैं वो ये है कि पाकिस्तान के हालात आप देख रहे हैं। पाकिस्तान की जनता अब अमेरिका के चुंगल से निकलना चाहती है, नहीं निकल पा रही है। वहाँ की फ़ौज नहीं निकल पा रही है, वहाँ की अदलिया नहीं निकल पा रही है। और आज एक तरफ वो सैलाब से मर रहे हैं, दूसरी तरफ महंगाई उनके सर पे लाद दी गई है। उस हालात में वहाँ की सरकार लगातार अपने अंग्रेज़ आकाओं के दबाव में, जिसे बैंक कहते हैं जिससे पैसे लेते हैं, IMF कहते हैं जिसे, उससे पैसे के दबाव में लगातार वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा रहे हैं, वो महंगाई भी बढ़ा रहे हैं, बिजली का बिल देने की स्थिति लोगों की नहीं रही है, कर्ज लेके भीख मांग के लोग बिजली का बिल चुका रहे हैं। यहाँ ये स्थिति उनकी अपनी हरकतों की देन है, किसी और की नहीं है। क्योंकि वहाँ वो लोग जिस तरह भारत में, मैं भारतीय मुसलमानों को कह रहा हूँ, जिस तरीके से वो आपस में अपनी गद्दियों को लेकर लोगों को गुमराह करते रहे और उनके लोग मुख्य धारा में शामिल ना हो जाएं, उनके घेरे में बने रहें, तबाही के कगार पर जो है आज आ खड़े हुए हैं। दुनिया भारतीय मुसलमान पर तरस खाने लगी है। ये स्थितियाँ मैंने पैदा नहीं की, ये स्थितियाँ सीधे आरएसएस ने पैदा नहीं की, ये स्थितियाँ सीधे कांग्रेस ने पैदा नहीं की है, ये आपकी गद्दियों ने पैदा की है। चूँकि इनको जब भी कोई नेता चाहिए तो फिर वो वली चाहिए, जब इनको कोई जर्नलिस्ट चाहिए वो भी वली चाहिए, जब इनको, और दूसरे का जो बिल्कुल एंटी मुसलमान हो, एंटी इस्लाम हो, उसको जाके ये वोट भी करेंगे, उसकी बात भी सुनेंगे, उसको पत्रकार मान के उसके चरण भी छू लेंगे, सारे काम करेंगे, मगर वो मुसलमान नहीं होना चाहिए। मुसलमान चाहिए तो वली ही चाहिए। ये जो सोच आपने पैदा की है, इनके विचारों की गलती नहीं है। जैसे आज
हमारे हिंदू भाइयों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार बना दिया गया है। और वो जो अगर ब्रिटेन के अंदर टकराव पैदा हो गए हैं और अभी आपको कई जगह पर और देखने को जो लग रहा है संभावना, जो हर जगह पर नारेबाजियां शुरू हो गई हैं, झंडे देखे जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर ये चिंता की खबर मैंने आपको पहले दी थी, जो कि वहाँ के प्रशासन ने की थी कि वहाँ पर जिस तरह के जुलूस निकाले गए झंडे लेकर और रहते अमेरिका में हैं और भारत के जहां नारे लगाए गए, उस पर वहाँ की लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं उनके जो रद्द अमल आए, ये उनको भी गुमराह किया जा रहा है। अगर वो अमेरिका में रहते हैं तो और सिटीजनशिप अगर उन्होंने ले रखी है, डुअल सिटीजनशिप, ठीक है, हमारे साथ संपेती है, हमारे भी मोहब्बत करनी चाहिए, मगर वो अपने उस देश में कम से कम जो है सिस्टमेटिकली रहे। वो ऐसे बहकावे में ना आए कि आज भारत उठेगा और अमेरिका को फना कर देगा या रूस को ख़त्म कर देगा और वो सब कुछ सब हमारे पास आ गया है। यही गुमराही जो है बाकायदा अलग अलग पैटर्न उर्दू अरबी के जुमले सुना सुना कर मुसलमानों को की गई है। यही हालात जो आप देख रहे हैं। मेरा कुल मिला के इस प्रोग्राम का मतलब ये था, मैं खबरों को तो सिर्फ उठाया है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम लोग सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। अभी भी वक्त है कि सही दिशा की तरफ हिंदू मुसलमान सबको मुड़ना चाहिए। सरकारों सहित विदेशों में रह रहे भारतीयों को भी संयम से काम लेना चाहिए। वर्ल्ड बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। चाइना ने कहा है कि अपनी फ़ौज को आदेश देते हुए जो कहा है, जिसको आप रिपीट नहीं करेगा, ये मीडिया रिपीट नहीं करेगा, वो ये कहा है कि असली दुश्मन को पहचानो और युद्ध की तैयारी करो। इतना सेंटेंस बहुत है बताने के लिए। एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी आप लोग इस मीडिया में देख रहे हो वो फेक न्यूज़ है। हेट न्यूज़ तो इनका प्रोफेशन है और फेक न्यूज़ इनका शौक़ है, क्योंकि गुलाम पैदा हुए थे, गुलाम ही रहेंगे। बेसिकली जैसी जो अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में वार चल रहा है, वहाँ की जो सिचुएशन है, जो पश्चिम के विश्लेषक हैं, जो चाहे वो इजराइल के हों, चाहे अमेरिकन्स हों, चाहे ब्रिटिश हो, उन विश्लेषण का सीधा सीधा ये मानना है कि रेफरेंडम के बाद डोनबास पूरी तरह से रशिया का हिस्सा बन जाएगा, जैसे क्रीमिया बन गया था। उसके बाद ना नाटो की हिम्मत है कि वहाँ हमला करें, ना यूक्रेन की हिम्मत है कि वहाँ हमला करें, और ये एक युद्ध जीतने जैसी स्थिति नहीं, बल्कि युद्ध जीत लिया जाएगा और उसके बाद भी ये सिस्टम लंबा चलता रहेगा। मगर चाइना अभी भी गोल पे है, अभी भी टारगेट पे है। चाइना के पास अपने इनपुट हैं और चीज़ें अभी ख़राबी की तरफ जाएगी। गोल राउट करेगा, चीज़ें घूमेंगी। युद्ध अगर यूक्रेन में थम भी जाता है तो दुनिया में युद्ध थमने वाले नहीं हैं। याद रखिएगा, ये युद्ध जब भी थमेंगे दुनिया बदल चुकी होगी और ये सब कुछ इतना बदल चुका होगा कि पछताने का किसी के पास मौका नहीं होगा। इस प्रोग्राम में इतना ही। खुदा हाफिज़।